बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। एक वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी और बाकी तमाम जमातों के लोग जेलों के अंदर कैद थे। उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद पार्टी क़यादत की भी थी, लीडिंग लोगों की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का भी डंका बजता था। इमरान खान साहब की ताकत, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मोहब्बत और कुर्बत, उसका भी तूती बोलता था। लेकिन वक्त बदल गया, आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब पिछले तकरीबन 2 साल से 2 साल उनके मुकम्मल होने वाले हैं, जेल में हैं, बहुत से मुश्किलात का शिकार हैं। पार्टी के अंदर बहुत से मसाइल हैं, इन फाइटिंग है, ग्रुप बंदी मौजूद है। सेनेट का इंतखाब हुआ, उस पर यह इल्ज़ाम है कि एक अंडर हैंड डील की गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसका खुरा खुद इमरान खान साहब तक भी जाता है। अब एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं, ये तो एक मुअम्मा है। लेकिन जिस तरह से अब 9 मई के केसेस के हवाले से फैसले आ रहे हैं, यानी एक फैसला सरगोदा की ATC से आ गया, दूसरा लाहौर से आ गया। अब एक ताज़ा और अहम खबर यह है कि अगले 8 से 10 रोज़ या 12 रोज़ के अंदर मुमकिना तौर पर फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से भी एक फ़ैसला आ सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन कोई 19 से 20 लोग जो कि क़यादत के अंदर है वो मुतासर हो सकते हैं। इनमें चंद MNA साहिबान भी हो सकते हैं, शायद कुछ MPA भी हों, सेनेट के लोग भी हो सकते हैं। जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो ये कि राय हैदर अली साहब जो कि एक MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसी तरह राशिद शफीक साहब जो कि भतीजे हैं शेख रशीद साहब के, वो उमर अयूब साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली के अंदर, शिबली फराज साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सेनेट के अंदर। इन तमाम लोगों और इनके साथ और भी लोगों के नाम शामिल हैं कि इनके खिलाफ मुतवक्का तौर पर फैसले आ सकते हैं और फिर इन्हें नाअहली का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर ये होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मोमेंटम अब तक नहीं बन रहा, लेकिन 5 अगस्त को बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा। दूसरी तरफ अभी 5 अगस्त आने में तकरीबन 11-12 रोज़ पड़े हैं। अगर उससे पहले फैसलाबाद का ये फैसला भी आ जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रैक्टिकली बहुत से मसाइल सामने आ जाएंगे। इसी तरह एक नई खबर यह है कि पिछले साल 24 और 26 नवंबर के दौरान जो एहतजाज हुआ, जिसके तहत बहुत से लोगों को उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो रावलपिंडी में है वहाँ से नई इंस्ट्रक्शंस, नए हुक्मनामे जारी हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो लोग नहीं पेश हो रहे या नहीं मौजूद थे, नहीं आ रहे, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इसी मद में कुछ लोगों को ऑलरेडी सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। ये मामला, ये निज़ाम कहाँ जा रहा है और इसके अंदर बरहमी का एलिमेंट दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इमरान खान साहब बहुत गुस्से में हैं। एक वक्त था कि वो 2014 के धरने में ललकारा करते थे अपने मुखालफिन को और कहते थे मैं तुम्हें मूंछों से पकड़कर ये कर दूंगा, IG मैं तुम्हें खुद फांसी दूंगा। इस तरह की बातें माजी में इमरान खान साहब से मंसूब रही हैं, वो ये बरमाते भी रहे हैं। आज इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जब जेल से बाहर निकलती हैं और इमरान खान साहब का पैगाम लोगों तक पहुँचाती हैं, मुलाकात एज सच उनकी होती है या नहीं, लेकिन पैगाम उन तक पहुँच जाता है। वो उन्होंने आज भी कहा कि गफूर अंजम नामी जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं अडयाला जेल के, उनका नाम कभी नहीं भूलना। इमरान खान साहब का ये कहना है कि उन्होंने डेथ सेल के अंदर इमरान खान साहब को रखा हुआ है और इमरान खान साहब ने कहा जब मैं बाहर आऊँगा तो इसको नहीं छोड़ूंगा, ये सज़ा भुगतेगा। उनकी हमशीरा क्या फरमा रही थी, जरा सुन लीजिए। यहाँ VIP कैदी तो यहाँ पे भी नहीं है इमरान खान, वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है पिछले 2 साल से। ये झूठ बोलता है। यहाँ का जो सुप्रिटेंडेंट है उसको शर्म भी नहीं आती कि कागज इतना बड़ा निकाल के दे दिया। सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजुम, इसका नाम नहीं भूलना। इमरान खान ने खास इसके ऊपर बहुत उनको तकलीफ थी कि इसने कितना जुल्म किया हुआ आगे से फिर गंदी। ये इमरान खान ने कहा है कि जब से ये बंदा आया है मैं कभी निकल के इसको माफ नहीं करूंगा और भूलूंगा नहीं। जो इसने किया मेरे साथ जेल में, ये इसका सजा ये भुगतेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी इसको सजा देगा और हम लोग भी नहीं भूलेंगे और अवाम भी नहीं भूलेंगे। अलीमा खान साहिबा का एक क्लिप आपने देखा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि आज मुल्क में मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का वो नाम लेते हैं और उनसे ये तमाम चीज़ें मंसूब करते हैं। याद रहे इमरान खान साहब की तरफ से ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात इस वक्त की फ़ौज की क़यादत के ऊपर लगाए हैं। मामलात गंभीर हो चुके हैं, हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिस्पाइट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
ये मामला किस तरफ जाएंगे, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक चौधरी साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। आम रहनुमा इमरान खान साहब की नुमाइंदगी भी चंद मुकदमात के अंदर कर चुके हैं। असल मामला कानूनी तौर पर क्या है इन मुकदमात के आने के बाद, उनसे उस पर भी बात करेंगे। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी साहब आपके पास पहले आना चाहूँगा, ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये फैसले तो 2 आ गए और एक रेला आ रहा है और फैसलों का, फैसलाबाद का फैसला भी आने वाला है। वहाँ पर जो एक मुकदमा चल रहा है अगले 8 से 10 रोज़ में, अभी लाहौर के और मुकदमे हैं। तो इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाय एंड लार्ज ऑलमोस्ट सारी क़यादत ही अगर सज़ा होगी तो फिर नाअहली होगी। ये तो बड़ा एक पार्टी के लेवल पे भी बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो जाएगा पार्टी के लिए। देखिए मुनीब भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप तय कर लेना कुछ, तो फिर उस तय करने में तबाही निकले, मुल्क तबाह हो, पार्टी खत्म हो, तो फिर बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। अब आप देखें कि जो सरगोदे वाला फैसला आया है, आपने उसको जजमेंट को पढ़ा हो, आप जी भी बेहतर समझते हैं। जी। लेकिन उसके अंदर ये कहा गया कि ये 2-3 लोग जो हैं, इन्हें आज भी ये डिनाई नहीं कर रहे अपनी पीटीआई से एफिलिएशन। जी ना 342 की स्टेटमेंट में कोई चीज आया, ना इनके खिलाफ कोई शहादत आई, ना इनके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट आया, ना इनका नाम किसी गवाह ने लिया। और आप जूरिस्प्रूडेंस समझते हैं, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, कि जिसके अंदर एक्टेसरिया और मेंजरिया दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। जी हाँ। ना इसमें एक्ट हुआ, ना कोई मेंजरिया था, और दोनों एक्ट जो हैं उनके ऊपर इसी तरह से इम्पोज कर दिए हैं। और ये ऐसे ही मैंने कल भी अर्ज किया था कि देखें, ये सजाएं देंगे और एक वक्त में फिर उसके ऊपर रिग्रेट करेंगे। वो रिग्रेट जब चीजें बदलती हैं तो फिर सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी को ग्रिल करने के लिए उनको भट्टो को सजाए मौत दी, और आज आप उसे कह रहे हैं कि जी वो जुडिशियल मर्डर था। आज इनको सजाएं दे रहे हैं, कल आप कहेंगे कि जी इनकी सजाएं गलत थी, लिहाजा वो वक्त गुजर गया। अब वो वक्त गुजरने से पहले ये सोचना पड़ेगा। ये सोचेंगे तो फिर इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। और अगर ये चीज माइनस करने वाले चक्कर में कभी सिंगल माइनस, कभी 1 माइनस, कभी सेकंड माइनस, और कभी जो है वो पार्टी क्रश, कभी पार्टी खत्म हो जाएगी, ये पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से खत्म नहीं होंगी। ये चाहे किसी को नाअहल करें, चाहे पार्लियामेंट में से सारे बंदों को नाअहल करके घर बिठा दें, पीटीआई जो है वो इमरान खान के नजरिए के साथ है और लोगों के अंदर उसकी मकबूलियत खत्म नहीं की जा सकती। जब तक आप लोगों में उसकी मकबूलियत को खत्म नहीं करेंगे, तो जितनी मर्जी सजाएं दे दें, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं। यही सजाएं कल को खत्म होंगी, जैसे इद्दत केस में खत्म हुई, जैसे साइफर केस में खत्म हुई, बिल्कुल इसी तरह से ये खत्म हो जाएगी। ये सजाएं अगर मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अगर जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे मुल्क में कि जब कोई ज़ेरे अताब हो फैसले आते हैं, फिर सजाएं मुअत्तल होती हैं, सजाएं ओवरटर्न हो जाती हैं, क्या वैल्यू है इन सज़ाओं की? और क्या आने वाले वक्त के अंदर हम भी यही बात कर रहे होंगे कि देखिए इस दौर में भी फैसले आए और उनकी नौयत सियासी थी, ज़ोर ज़बरदस्ती के फैसले थे और फिर ओवरऑल जाकर किसी स्टेज पर ओवरटर्न हो गए? मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि ये मकबूलियत जो है वो आपको खुद को कानून से मुबर्रा नहीं करती। आप ये कहें कि मैं बहुत मकबूल हूं और मैं पाकिस्तान के कानून से मुबर्रा हूं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। मकबूलियत आपको कानून से अपर हैंड तो नहीं दिलाती है। लिहाजा ये तो कोई दलील नहीं है कि हम बड़े मकबूल हैं, लिहाजा हमें शोहदा की यादगारें तोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हम बहुत मकबूल हैं, हमें कोर कमांडर के घर को आग लगाने की इजाज़त होनी चाहिए। हम बहुत मकबूल हैं, हमें GHQ का गेट तोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। ये मकबूलियत की नई तारीफ है जो हमें सुनाई जा रही है कि मकबूलियत जो है वो आपको मुल्क में इदारों पर हमला करने का इख्तियार देती है। मेरा नहीं ख्याल कि मकबूलियत आपको ये इख्तियार देती है। मकबूलियत आपको जिम्मेदारी देती है कि आपने इन कामों से दूसरों को भी रोकना है, बजाय इसके कि खुद ये काम करने हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। अगर इनको पहले भी अदालतों से इंसाफ मिला है, इनके मुकदमे खत्म हुए हैं, अदालतों से इनके हक में फैसले आए हैं, तो ये 2 किस्म का मौक़िफ़ तो ना लें। एक मौक़िफ़ लेते हैं कि हमारा साइफर का मुकदमे में हमें इंसाफ मिला, एक मौक़िफ़ लेते हैं कि हमें इद्दत के मुकदमे में इंसाफ मिला,
और फिर दूसरी तरफ मौकफ ले लेते हैं कि अदालतें तो आज़ाद नहीं हैं, वो तो सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लिखे लिखाए फैसले अनाउंस किए जा रहे हैं, और फिर थोड़े दिनों बाद आकर हमें कहेंगे कि वो हाई कोर्ट में भी कर्नल साहब पहुंच गए थे। देखें, एक मौकफ रख लें, यहाँ तो पहले भी जो इंसाफ मिला है वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से दिया है, सेटलमेंट से दिया है। यहाँ अगर वो इंसाफ इन्होंने इंसाफ के तकाजों के मुताबिक लिया है तो अगला इंसाफ भी इंसाफ के तकाजों के मुताबिक मिल जाएगा। नहीं वैसे दो मौकफ तो नहीं चला सकते। बट मुजम्मिल भाई, आपके नजदीक मैं चौधरी साहब आ रहा हूँ आपके पास, आपके नजदीक ये आज की जो अदालतें हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपने तारीख भी देखी है, ये आज़ाद मुकम्मल तौर पर आज़ाद तस्वर की जाती हैं? एक सवाल है, क्योंकि पहले कहा जाता था ना कि वो ये तो ज़बान ज़द आम हो गया था माजरत के साथ कि कोई ईमानदार जज है तो कोई एस्टेब्लिशमेंट का जज है। ये तफरीक तो हमने अपने मुल्क में देखी है। तो क्या आज की अदलिया तमाम तर दबाव से पाक है? देखिए, एब्सोल्यूट और तो कुछ भी नहीं होता। आइडियलिज्म की तलाश तो वो अपनी जगह है। आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि इमरान खान के दौर की निस्बत आज आज़ाद हैं। आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि ज़ियाउल हक की निस्बत आज आज़ाद हैं, मुशर्रफ की निस्बत आज आज़ाद हैं, फैज के दौर की निस्बत आज ज्यादा आज़ाद हैं। आप कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। आइडियल तो फिर मैं कोई आइडियलिज्म की बात तो नहीं कर सकता। आइडियल की तलाश तो उन मुल्कों को भी है जहाँ जुडिशल सिस्टम नहीं है, जहाँ ज्यूरी सिस्टम है और वहां उन्होंने जज से इंसाफ का अख्तियार लेकर आम आदमी को दे दिया हुआ है, वहां भी आइडियलिज्म अभी नहीं है। लेकिन मैं कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल देखूंगा तो मैं कहूंगा फैज के दौर से निस्बत आज़ाद है। अच्छा, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस का दौर देखूंगा तो मैं कहूंगा मुशर्रफ के दौर से। अच्छा, एक बात चौधरी साहब, एक बात तो फैक्ट है ना कि देखिए खान साहब को इतने बुरे हालात में भी 2 केसेस में एक्विटल मिला, तो यहाँ पर भी अगर ये फैसले गलत हैं, जो कि आप क्योंकि एक सीनियर कानूनदान है, आपके नजदीक ये फैसले बहुत कमजोर हैं, अगर गलत हैं तो ओवरटर्न तो हो जाएंगे। देखें, पहली बात आपने जो की कि ये अदालतें आजाद हैं, मेरे भाई फरमा रहे थे मुजम्मिल भाई कि जी शायद मुशर्रफ दौर से अदालतें आजाद हैं, ज़िया से ज्यादा आजाद, इमरान खान के दौर से आजाद हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना अदालतें बची हैं, ना हाई कोर्ट बची है, ना सुप्रीम कोर्ट बची है। यहाँ पे उन लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अपने नुमाइंदे रखते हुए अपने जजेस को वहां पे इंडक्ट कर चुके हैं, इस वक्त तो अदालतों की 26वीं आईनी तरमीम के बाद तबाही निकल चुकी है। एंड वी डोंट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम दीज जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपॉइंट हुए हैं। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि जी आज जुर्म सरजद हो जाए तो मकबूलियत उसको खत्म नहीं कर देती, मैं भी इसी बात पे कहता हूं कि मकबूल होना किसी जुर्म को सरजद करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन जब जुर्म ही सरजद ना हुआ हो, जब मुजरम ही उस जुर्म के इर्तिकाब में ना शामिल हो, ये जो आपने फैसले पढ़े हैं इनमें अहमद चट्टे के हवाले से, इसमें आपने बिलाल एजाज के हवाले से वो 3 लाइनें इनको बता दें कि जिसके अंदर कहा गया कि कोई गवाह इनके बारे में नहीं कह रहा, कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं ला सकी, लेकिन 342 के अंदर इन्होंने डिनाई कर दिया है इन तमाम जुर्म के इर्तिकाब से, और क्योंकि ये पीटीआई नहीं छोड़ी इसलिए हम इसको सजा दे रहे हैं। वेदर दिस कैन बी मेड रीजन फॉर अवॉर्डिंग सेंटेंस ऑफ 10 years टू अ पर्सन, ऐसा नहीं है। ये देखें कौन लोग ये कब तक 10 साल शॉर्ट सेंटेंस नहीं है। हम जब सस्पेंशन में भी जाएंगे तो कोर्ट कहेगी जी ये शॉर्ट सेंटेंस नहीं। अभी डोगर साहब के पास जब हमारी सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगी तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इसको फिक्स नहीं कर रहे, कोई शॉर्ट सेंटेंस तो नहीं है। अब उसके बाद फिर साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, ये 2028 तक अपना वक्त गुजारेंगे और कहेंगे कि जी ठीक है हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए जब एक जुल्म होता है, जुल्म फिर खत्म होता है, और ये जुल्म हुआ है उन बेगुनाह लोगों के ऊपर जिनका जुर्म के इर्तिकाब में कोई हिस्सा नहीं था। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो मुजरिम हैं उनको जरूर सजा दें, लेकिन इस जुर्म की पादाश में सजा ना दें कि कोई एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाला, इधर वो पीएमएलएन से हो, इधर वो पीपल्स पार्टी से हो, इधर वो जेयूआईएफ से हो या पीटीआई से हो, ये कोई जुर्म नहीं है। आर्टिकल 17 जो है हर शख्स को फंडामेंटल राइट देता है
कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करे। मतलब आप कहते हैं कि ये बगैर जुर्म के सजा दी गई है ना, आपका आर्गुमेंट ये ये है जुर्म कि सरजद होना ही नहीं है, ठीक है। इसके बगैर ही ये सजा दी गई। एक बात है मुजम्मिल भाई कि ये जो सजा दी, अब ये तो देखिए कुछ चीज़ों में ना बड़ी ग्लेरिंग गलतियां हो जाती हैं निज़ाम इंसाफ में भी। देखिए जब ये 9 मई 2023 हुआ, बदकिस्मत वाक़या था, और मैं आज भी ये कहता हूँ कि बिल्कुल सजा दें कानून के मुताबिक जिसकी बनती है। जी, हम कंडेम करने आते जिन लोगों ने ये किया। ठीक, अच्छा मैं अब मुजम्मिल साहब एक चीज़ देखिए, वहाँ आईजी पंजाब उस वक्त भी आज भी मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुराद राज साहब का नाम रिफ्लेक्ट कर रहा था कि इतनी कॉलें इन्होंने की, इतना ये सब कुछ किया। ऑल ऑफ अ सडन उनका नाम डिसअपेयर हो जाता है, वो पार्टी से डिसएसोसिएट कर देते हैं, बट कमीशन ऑफ क्राइम से उनका ताल्लुक था या नहीं था, वो सवाल, उसका जवाब नहीं आया, क्योंकि उस दिन तो वो समझ आ रही थी कि इतनी कॉल्स इन्होंने की, इतना सब इन्होंने किया। तो जब इस तरह के फैसले आएंगे या उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा जो पार्टी छोड़ चुके होंगे और उन लोगों को धर लिया जाएगा जो पार्टी के साथ मौजूद होंगे, तो फिर तो ये फैसले बड़े मुतनाज़ा फैसले होंगे मुजम्मिल साहब। देखिए, पहली बात तो चूंकि इन्होंने पहला पॉइंट सस्पेंशन ऑफ दी वर्डिक्ट की थी, तो ये बता दें कि नवाज शरीफ का वर्डिक्ट पहली पेशी पे सस्पेंड हो गया था। कितने अरसे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फैज के कोर्ट्स ने उस वर्डिक्ट को सस्पेंड। अच्छा, आप एक मिनट बात मुकम्मल कर लेने दें। मैंने आपकी बात के दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, आप मेरी बात तहम्मुल से सुने, आप मेरी बात तहम्मुल से सुने, मैं आपकी बात तहम्मुल से सुन रहा हूँ। जी जी सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है। ये बता दें कि नवाज शरीफ के जो सस्पेंशन है वो कितने अरसे में हो गई थी, फैज़ की अदालतों से तो या साकिब निसार की अदालतों से। अब दूसरी बात ये की कि जुर्म सरजद हुआ हो तो सज़ा होनी चाहिए। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं समझता हूँ ये कसूर इमरान खान का है। उसको बड़ा दिल करते हुए जुर्रत करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि ये सब बेकसूर हैं। मैंने इनको हुक्म दिया था कि ये जाकर कोर कमांडर के घर को आग लगाएं, ये शहदा की यादगारों को आग लगाएं, ये एयर बेस पर हमला करें, ये थाने जलाएं। ये मेरे अहकामात की पर उन्हें जुर्रत करके इसका ओनर्स अपने ऊपर लेना चाहिए था। जब उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को ये कहा कि आप ये सब कुछ करें, तो वो अब जिम्मेदारी लेने वक्त भाग गए हैं। ये तो ऐसी है जैसे मैं किसी को कहूँ वहां जाके ये जुर्म कर दो, बाद में कहूँ मेरा क्या कसूर है इससे, मैं तो नहीं। सर्टेनली ये इमरान खान को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए 9 मई की, और ये कहना चाहिए कि मेरे कारकुन बेकसूर हैं, ये मेरे बहकावे में आके कर रहे थे, इनको माफ़ कर दिया जाए, मैं कसूरवार हूँ जिसने ये सारा डिज़ाइन किया और मेरी जिम्मेदारी है। अब चूंकि वो एक लीडर के तौर पे खुद भाग गया है और इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और अपने कारकुनों को सजाएं करवाई जा रहा है, तो ये बड़ा अफसोसनाक काम है। देखिए ना, एक लीडर की कॉल थी, मुराद सईद की कॉल थी, वो भाग गया। जहाँ तक आपने मुराद राज की बात की है, मैं समझता हूँ पीटीआई को इस्तगासा फाइल करना चाहिए था मुराद राज के खिलाफ कि ये हमारे साथ को अक्यूज्ड है। महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद को अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट के साथ मुराद राज के ऊपर ये प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते कि ये हमारा को अक्यूज्ड है, इसको साथ सजा दी जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो सजा नहीं होनी मुराद राज को, इन्हें प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। मुनीब साहब, आप तो कोर्ट ऑफ लॉ का प्रोसीजर समझते हैं। जब ये समझते हैं कि मुराद राज इनका को अक्यूज्ड है और मुराद तो पीटीआई को कर देनी चाहिए थी, एज अ पार्टी कर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए था। अच्छा मैं जरा एक सेकंड, मैं जरा इश्तियाक चौधरी साहब, एक बात है, देखें हमारे मुल्क में तारीख बड़ी बड़ी बेरहम है, और तारीख वैसे हमेशा ही बेरहम होती है क्योंकि जो कुछ हुआ होता है वो बेरहमी तारीख ने लिखनी होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी जो सवाल मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी ठीक उठाया ना कि भाई पहले यहाँ पर जो तजर्बे किए गए हैं, सजाएं हुई, सियासी सजाएं जिसको आप भी कह रहे हैं गलत हुई और नहीं होनी चाहिए थी, तो बात यह है कि जो प्ले बुक है ना, प्ले बुक होती है ना किसी गेम की, या जो रूल बुक है वो तो वही रहती है रियासती मामलात की। तो अगर खान साहब के साथ है तो इसमें भी खातिर जमा रखिए, प्ले बुक तो वही है, जब इनकी जान छुटनी होगी तो छुट जाएगी। अच्छा, मेरी बात सुने, इनका ये कहना है कि उस वक्त साकिब निसार ने ये सजाएं दी थी। आज हमने काजी फायज ईसा के जरिए 26 आईनी तरमीम को मंजूर करवाया है। आज हमने, इसका मतलब है कि ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये सारा कुछ ये खुद कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं है। दरअसल अगर ये इसके एक्टर होते तो फिर बात कुछ और थी। मैं कहता हूं कि 9 मई के ऊपर हमने उस वक्त, खान ने भी कंडेम किया और हमने भी कहा कि देखें इसकी एक शफाफ इंक्वायरी करवा लें
ताकि ये जो जुल्म अब किया जा रहा है इन सजाओं की सूरत में, अगर फैक्ट फाइंडिंग उस वक्त आ जाती, अगर उसके ऊपर कोई मुजरम ठहरता उसको सजा दी जाती, और जो जुर्म ना सरजद करने वाले हैं उनको सजा ना दी जाती। और जहां तक इनका ये कहना है कि इमरान खान इसको डिजाइन करके आज जिम्मेदारी कबूल करे, तो देखें ये काम पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे 9 मई का प्लान हुआ, फिर उसके सारे एक्टर जब सामने आए तो फिर ये इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी का जो मुतालबा था उसको तस्लीम कर लेते। उस वक्त पता चल जाता कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है। किसको इस पार्टी से निकालने के लिए एफआईआर में नाम दर्ज है, और नाम दर्ज होने के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसको फारिग कर दिया। एफआईआर के बाद चालान आया, चालान के दौरान किसी ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी इसको भी इसमें से निकाल दो। और जो चालान में शामिल किए गए ये भी जो हैं इस काबिल नहीं है, इनको बीच में 249 या 365 के जरिए इनको भी बाहर निकाल दें। ये तरीकाकार नहीं है एक पार्टी को आप बैन करने के लिए, पार्टी को बंद करने के लिए, या उसे बंद गली में पहुंचाने के लिए। और फिर जब बंद गली में कोई चीज आ जाती है तो फिर उसका डिजास्टर होता है। इस वक्त जुडिशियल सिस्टम जो है इस मुल्क में कोलैप्स कर चुका है, और कोलैप्स करने के बाद अवाम का एतमाद, आम लोगों का एतमाद, इवन बकरी चोर जो मौजूद है उसको भी ये यकीन है कि मुझे इस निजाम से इंसाफ नहीं मिलना है और ये निजाम फेल हो चुका है। नहीं, बट और एक ये बात है निजाम जॉय साहब, अगर एक बात है, नहीं देखिए रहेगा- आपकी बड़ी लंबी प्रैक्टिस है सर, जब आप ये फरमा रहे हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स पे आपसे मैं नहीं आज बिल्कुल जी। आपकी देखिए बड़ी लंबी प्रैक्टिस है, आप माशाल्लाह मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, बड़ा कुछ देखा आपने सर। जी वैसे सर। माजरत के साथ हाँ। ये तजर्बे तो हमारे मुल्क में बड़े होते रहे हैं, और हर दफा जो रॉन्ग साइड पे होता है ना, वो यही कहता है जी इस मुल्क की अदलिया से एतबार उठ गया है। जो हुकूमत में होता है, जिसके हक में फैसले आ रहे होते हैं, जो ताकत में होता है, वो कहता है जी कमाल हो गया, बड़ी बेहतरीन अदलिया है। हम ये नहीं, आप देखें ना माजी में भी जो मिसालें हैं, साकिब निसार साहब की अदालतों की हो, वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का निकाला जाना हो, जितने भी मुकदमात बने हैं और जो उनके नताइज निकले हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे थे या कदरे बेहतर थे और आज बहुत ही जुल्म हो गया? देखें आइन के मुताबिक, आइन के अंदर रहते हुए कोई 19-20 हो जाए तो उसको बंदा कहता है। आज भी तो 19-20 और नहीं जब है। जानबूझ के खुली 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 बदमाशी हो रही हो, खुला जुल्म हो रहा हो, तो फिर आम लोगों का एतमाद अदालतों से उठता है। मैं उस वक्त से डरता हूं कि जब इस मुल्क के अंदर हर शख्स इंसाफ लेने के लिए खुद आगे बढ़ के दूसरे का गिरेबान चाक करेगा, ये वो वक्त दूर नहीं है। क्योंकि आप देखें जिस तरह से सीसीडी ने आज अदालतों का काम संभाल लिया है और पुलिस मुकाबले होते हैं, और उस तरह से एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो बंदे मार रही है और लेजिटिमेसी दी जा रही है। आईजी साहब भी उसमें आके स्टेटमेंट देते हैं। मैं कहता हूं कि उस वक्त से डर लगता है जब हर शख्स अपना बदला खुद लेने चल पड़ेगा, अपने फैसले खुद करने लग पड़ेगा। हमें उस वक्त से डर लगता है, इस निजाम से मुंसलिक हैं, इसलिए इस बात से खौफ है। मुज़फ़्फ़र सोहरावर्दी साहब, एक बात है, ये चले मैं इसको जो सीसीडी की बात की है, मैं ज़रा उस तरफ तो अभी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि आज की अदालती निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज का हुकूमती निज़ाम जबर के ऊपर चल रहा है, और जो जिसके हाथ में छड़ी है या ताकत है वो अपनी मर्जी से ना सिर्फ अपने जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसके खिलाफ फैसले भी ले रहा है, उन्हें सियासी तौर पर क्रश भी कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले चंद दिनों में, जब अगले 6-7-8 दिनों में फैसलाबाद का फैसला आएगा, तो वहाँ से भी कोई समझे 2-3 दर्जन लोग जो मेन लीडरशिप के हैं वो फारग हो जाएंगे तहरीक इंसाफ की, लाइकलीहुड यही है। तो फिर क्या नतीजा निकलेगा सर? ये तो वो सियासी टारगेट किलिंग है। देखिए 9 मई को भी सड़कों पर इंसाफ हासिल करने की कोशिश की गई थी। 9 मई बेहतरीन मिसाल है कि जब एक सियासी जमात ने अपने सड़कों पर अपनी मर्जी का इंसाफ हासिल करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं इस मुल्क का निज़ाम सड़कों से अपने हाथ में ले लूँगी,
और इस मुल्क के अदालती निज़ाम के मुतवाज़ी उसने सड़कों का निज़ाम। ये तो तहरीक इंसाफ की पुरानी ख्वाहिश है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिसके लिए बार बार वो लॉन्ग मार्च, डी चौक, 26 नवंबर करते हैं। कभी वो कहते हैं इस मुल्क को ढाका बना देंगे, कभी कहते हैं इस मुल्क को कोलंबो बना देंगे। उनकी बेहतरीन ख्वाहिश है कि इस मुल्क में जो उनकी मर्जी का इंसाफ है वो डी चौक पर एक अदालत लगाकर सबको फांसी दे दें और उसके बाद खुद जो है वो अपना इक़्तिदार संभाल लें। लेकिन मेरे ख्याल में जो ये कह रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की आवाम इनके साथ नहीं है। ना 9 मई को थी, ना आज है, ना 26 नवंबर को थी। एक महदूद तादाद में ये लोगों को लेकर आए 9 मई में। इसीलिए अगर 9 मई को पाकिस्तान की सारी अवाम इनके साथ सड़कों पर होती तो 9 मई का कोई मुकदमा ही ना होता। फिर तो हम कहते हैं वो एक अवामी इनकलाब था। चूंकि उस दिन पाकिस्तान की आवाम इनके साथ सड़कों पर नहीं थी और ये चंद 100 की तादाद में कोर कमांडर के घर थे या थे, तो इसलिए ये कानून के कटहरे में है। पहली बात सियासी तौर पे। दूसरी बात यह है कि देखें जितने शहरों में मुजाहरे हुए हैं, आपने एक जगह फौज पर हमला किया है, क्या फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला नहीं हुआ? क्यों नहीं सजा होनी चाहिए? बिल्कुल हुआ। क्या सरगोदा में एयरबेस पे हमला नहीं हुआ? क्या लाहौर में कोर कमांडर के नहीं हुआ? क्या गुजरांवाला कंटोनमेंट में हमला नहीं हुआ? क्या मियांवाली में हमला नहीं हुआ? जब आपने एक प्लानिंग के तहत 35 शहरों में हमला किया है तो 35 शहरों में ही मुकदमा चलेगा ना। मुझे इश्तियाक साहब कोई कानून बता दें कि ये 35 शहरों में आप एक हमला करें फौजी तंसीबात पर और उसका कोई एक जुडिशियल कमीशन बनाकर एक मुकदमा चलाया जा सके। अच्छा, मैं जरा इश्तियाक चौधरी साहब एक बात है, देखिए ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमले हुए थे, वो तो नजर भी आ रहे हैं। दूसरी बात ये किसी की प्रोवोकेशन तो थी ना, ये तो नहीं कहा जा सकता। चले आप जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं आप सारे फारिग कर दें। मैं कहता हूं कि जिसकी प्रोवोकेशन हो ना, जी, दे आर टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। अभी इसको तो किसी ने प्रोब ना किया ना। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी प्रोवोकेशन थी, जिसकी इंटेलिजेंस थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उस रूट काज को तो देखें, उसकी वजह तो देखें, और उसको नहीं कहीं प्रोबन किया गया। क्या किया गया कि ये फैसला आ गया है, ये इसके मुताबिक। मुजम्मिल भाई एक सेकंड जरा हुई है इन्वेस्टिगेशन हुई है, कहीं मुझे किसी इन्वेस्टिगेशन में किसी चालान में बता दें कि उसके अंदर कहीं मेंशन किया हो कि ये प्रोवोकेशन ये थी और इस वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ और उसके बाद ये चला गया। अब यहाँ पे ना इस पे रिकॉर्ड पे कोई, हम क्यों कहते थे कि सारे इशू के ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, कमीशन की रिपोर्ट आए, रीजनिंग आए, ये उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, फिर शायद ये बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाती कि ये लोग बेगुनाह हैं जिनको हम फिक्स करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात अब इस पे भी जरा जी मुजम्मिल साहब जरा इस पे भी साथ ही रिफ्लेक्ट कर दें, फिर मैं चौधरी साहब का मौक़िफ़ भी लेना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा के ज़रिए पैगाम या उन्होंने कहा है कि मैं चाहूँगा कि उनके जो साहबजादे हैं कासिम खान और सुलेमान खान वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएं और वहाँ पर इस मामले को उजागर करेंगे किस तरह इमरान खान साहब पर टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने तो अब भी कहा है कि मुझे डेथ सेल में रखा है और उन्होंने उस गफूर अंजम का नाम भी लिया है जेल सुप्रिटेंडेंट का कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत जुल्म कर रहा है मेरे पे। 7 सेलों का एक कमरा है जिसमें वो हैं। पाकिस्तान की कितने कैदी हैं किसी के पास 7 सेलों का कमरा है? वो डेथ सेल कहते हैं उसे। मेरा मतलब है अब आप अपने 4 कनाल के घर को डेथ सेल कह लें तो मैं क्या करूंगा? घर में 4 कनाल नहीं। अच्छा मेरी बात सुने ना, मेरा मतलब दूसरी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की जेलों में किसी कैदी के पास एक्सरसाइज मशीन है गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई तोहफतन? अपना शेफ है जो रोटी पका के देता है। अपना शक्ति है जी, वो कौन सा कोई 5 स्टार होटल का शेफ है, कोई मिशेलिन शेफ दिया हुआ है, सेन मौजूद है। मेरा मतलब है आप जरा वाशिंगटन की इमरान खान की तकरीर चलाएं ना, जो उन्होंने वाशिंगटन में कहा था कि ये 5 स्टार, मैंने इनको जेलों में इसलिए रखा है कि ये 5 स्टार हूं, जेल में रखा है भाई, कैदी है, कोई घर 5 स्टार होटल में नहीं रखा हुआ। ये इमरान खान ने हमें बताया था, याद है? आप कभी कभी वो वाशिंगटन वाली तकरीर सुना करें मनी भाई। जी मैं सुनता हूँ, मुझे याद है तो उन्हें सुनाया भी करें कि जब वो कहते थे कि ये कैदी हैं और इनसे कैदियों जैसा सलूक होना चाहिए, मैंने इनको 5 स्टार होटल में नहीं रखा हुआ, जेल में रखा हुआ है। तो भाई हमने भी उनको जेल में रखा हुआ है, किसी 5 स्टार होटल में नहीं रखा हुआ। अच्छा ठीक है, तो उनके साहबजादे अगर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएंगे तो वहां तो कोई सुन लेगा ना उनकी बात।
चलें ट्राई करके देख लें। पहले हमें कह रहे थे ट्रंप का फोन आएगा, फिर कह रहे थे डेमोक्रेसी एक्ट आएगा, फिर वो कह रहे थे कि हाउस ऑफ कॉमन्स में करारदाद आ रही है, तो फिर मैं मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाकर देख लें, कुछ रह ना जाए। कभी आईएमएफ के दफ्तर के बाहर धरना दे के इनका ख्याल था, फिर रेमिटेंसेस बंद करनी थी हमने ताकि पाकिस्तान की, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी देख लें। कोई एवेन्यू रहना नहीं चाहिए, मैं आपको कहूँ कोई रह ना जाए कि कल को कहा जाए कि ये रह गया था। अच्छा, अब ये चौधरी साहब, इमरान खान साहब के साहबजादे अमेरिका में हैं, कोई ट्रैक्शन ले पाएंगे वो अपने वालिद की हालात के हवाले से, आपको लगता है? देखिए, मैंने तब भी कहा था जब ट्रंप आया था, हमने कहा था वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। हम तो यहाँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम उस पर बिलीव करते हैं, और हमें ये बिल्कुल उस वक्त इमरान खान ने खुद कहा जेल में बैठे कि ट्रंप हो या कोई भी हो वहाँ का सदर, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, यहाँ पे आपने स्ट्रगल करनी है और इस नाइंसाफी का खात्मा करवाना है। आज कौन सी मूवमेंट कहाँ से होती है ये बहुत बेहतर समझते हैं। और मुजम्मिल साहब, मैं आपको बता दूं कि इसी अडियाला जेल में जब कैप्टन सफदर मौजूद थे तो मैं उनको भी मिलने गया था, और उस दिन अचकज़ई साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को भी मिलने गए हुए थे, और लिखे थे किस तरह से नवाज शरीफ साहब इस जेल में थे और क्या क्या थी। फॉर गॉड से इस चीज को कंपैरिजन में ला के बात मत किया करें। आप देखें, एक शहरी का जो बुनियादी हक है जब उसको छीना जाता है, जब उस पे जुल्म और जबर किया जाता है, और इस जेल में भी मैं बारहा जा चुका हूं, जिस तरह से मैं अपनी तलाशी दे के जिस तरह से वहां पे परेशान हो के, अब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, कि जिस तरह से हम ट्रायल के अंदर गए हैं, खुसूसी मुलाकात तो बात ही अलग है ना, तो जिस तरह से हम वहां पहुंचे हैं और जो खान साहब के साथ अब रिपोर्ट हो रहा है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये नविश्ता एक दीवार होता है, फिर हम कि कल को फेस करना पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि कल को फेस करना पड़ेगा, हम ये कहते हैं कि इस डगर को खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। देयर शुड बी सम एंड टू एनीथिंग। अब यहाँ एंड नहीं है तो फिर वैसे ही है जिस तरह से वो एंड ऐसे ही है ना, वो जो एंड तो वही था, वो जो DGISPR ने 2 साल पहले कहा था कि सिद्ध के दिल से माफी मांग लें और अपना और इंतशार की सियासत छोड़ दें। प्लस ये है कि आप वो तहरीक की बात कर रहे हैं तो कोई मोमेंटम तो खान साहब खुद कह रहे हैं कोई नहीं बन रहा, तो 5 को एहतजाज क्या होगा? आज 24 तारीख है। देखें, 26 को भी कहते थे कोई नहीं आएगा, गोलियां चला के लोगों को मारा गया। फिर इसी तरह से कहते हैं, आज भी कहते हैं कि 26 को कोई नहीं। हमने तो वहां से देखा ना कि कितनी दुनिया थी और कैसे उन पे गोलियां चली और कैसे बंदे गायब किए गए, कैसे मारे गए। फिर इस बात पे मैं बात अब तो नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि जो कॉल है उस कॉल के ऊपर लोग आएंगे, ये फिर गोलियां मारेंगे, फिर मारेंगे, जितनी दफा भी मारेंगे ये मारते रहें, लेकिन लोग खान को नहीं छोड़ते। वो खान को नहीं छोड़ेंगे, लास्ट वर्ड है मुजम्मिल सरवरदी साहब। जितना मर्जी जबर हो जाए, लोग खान को नहीं छोड़ेंगे, और वो फैक्ट भी है। इमरान खान साहब के साथ आज भी सपोर्ट तो मौजूद है। जी बिल्कुल है, और वो उनकी लेजिटिमेट सपोर्ट है, हम उससे कब इनकार करते हैं। पर हम ये कहते हैं कि वो सपोर्ट उनको पाकिस्तान का कानून और आइन तोड़ने के अख्तियार नहीं देती। जब कोई अब आज जो फैसले हो रहे हैं, आप कह रहे हैं जी MNA डिस्क्वालीफाई हो गया, उसकी जगह PTI का कोई और कारकुन MNA का इलेक्शन जीत सकता है। ये ज़रूर है कि आपने मुजरमों को एक MNA बना के पार्लियामेंट में भेजना है, कोई नीट एंड क्लीन बंदा भी भेज दें। ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो PTI के। आप तो कहते हैं खान पर को खंबे को भी वोट दे देते हैं खान के लोग, तो आप नीट एंड क्लीन लोग आगे लाएं ताकि पाकिस्तान को एक नीट एंड क्लीन क़यादत मिल सके। वो कुछ छोड़े नहीं तो साहब ये असेंबली में देखें मुनीर साहब, ये असेंबली में कंपैरिजन कर लें कि कहाँ नीट एंड क्लीन लोग बैठे हुए हैं और कहाँ जो है वो जालिम और जाबर और वो चोर और डकैत इकट्ठे हुए हैं। ये जरा देख लें। वैसे फैसला करेंगे ना, मेरा और आपका काम तो नहीं है। नहीं इश्तियाक भाई, ये सारे लॉन्ड्रिंग क्राक क्रू के सफाई क्राक माजरत के साथ तमाम मेंबरान कौमी असेंबली को ये कल आपको आप ही जफियां डाल रहे होंगे उनसे जब वो आपकी साइड पर आए होंगे। पता नहीं ये निजाम कब खत्म होगा। ये निजाम तो
ये निज़ाम तब खत्म, मैं बताता हूँ इश्तियाक साहब को। अल्लाह माफ़ करे। इश्तियाक साहब, ये निज़ाम तब खत्म होगा जब मिर्जा अफरीदी पर इरफान सलीम को तरजीह नहीं दी जाएगी। अच्छा, हाँ, अब देखे ना वो वहां आवाज कट रही थी। नहीं, वो कह रहे हैं जब मिर्जा अफरीदी साहब को फौकियत नहीं दी जाएगी एक नजरियाती वर्कर के ऊपर और मिर्जा अफरीदी साहब को सेनेट का टिकट पीटीआई नहीं देगी, तब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा, ये निजाम ऐसे ही चलेगा। इश्तियाक चौधरी साहब, नहीं, वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे एक नजरियाती वर्कर भी वहां पे एमएनए बन के आया हुआ है और 1.5 लाख वोट लेके आया हुआ है। उमैर न्याजी की क्या औकात थी, वो हमारे साथ एक वकील है ना, दोस्त है हमारा, जी जी, लेकिन इतना वोट मिला उसको। आप देखें, पर वो तो बात सच साबित हुई है। और कौन कौन से वर्कर्स को दी है आपने, उनको जेलों में डाला हुआ है। बस इसी तरह से ये काम चलता रहेगा। ठीक है, और ठीक। फिर देयर इज नो एंड टू इट। देयर इज नो एंड टू इट। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इश्तियाक चौधरी साहब का और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब का। बहस आपके सामने है, हालात मैं दोबारा कहूंगा, शुरू में भी कहा था कि अच्छे नहीं है और शायद ये मामलात, इसमें संगीनी दिन ब दिन और बढ़ती चली जा रही है। वक्त क्या बता रहा है, लेकिन तारीख खुद को लिख भी रही है और शायद किसी हद तक खुद को दोहरा भी रही है। लेकिन ये अजीब बात है कि तारीख के बारे में असल फैसला खुद तारीख ही करती है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।